Can we invite Mr. Rafiq on the stage? Mr. Rafiq will be receiving the memento from sir. तो मिस्टर रफीक जी हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज रोड सेफ्टी पे चर्चा हो रही है, बायोफ्यूल भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बायोफ्यूल किस तरह से उसमें लेटेस्ट ट्रेंड है और क्या उसमें डेवलपमेंट है? सर, बायोफ्यूल जो है आज की डेट में इंडिया के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है और मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के लिए एक हॉट प्रोडक्ट बन चुका है। जिस तरीके से नितिन जी का जो जहाँ पर भी एक प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर उनके बातों के अंदर बायोफ्यूल हमेशा ही रहता है। तो बायोफ्यूल जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है और उनका जो इंटेंशन जो है बायोफ्यूल को डेवलप करने का इंडिया, तो बायोफ्यूल आज की डेट में इतना अच्छा ग्रोथ ले रहा है, यानी कि वो रिप्लेसमेंट टू डीजल और पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट आज की डेट में तो है, लेकिन रिप्लेसमेंट भी बन सकता है क्योंकि इंडिया के पास इतना बड़ा पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर कंट्री के हिसाब से हम लोग जाने जाते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमारे देश के अंदर खेती प्रधान देश कहा जाता है। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हो रहा है, उसका वेस्टेज भी उतना ज़्यादा निकलता है। तो बायोफ्यूल जो है वो एक वेस्ट से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, मोलासिस से और बहुत सारी प्रोडक्ट है जो ऑयल बेस्ड वेस्टेज भी है। जैसे हम लोग खाने का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, तो खाने का तेल 2-3 बार यूज़ करने के बाद वो हमारे लिए वेस्ट बन जाता है। तो उस ऑयल को भी हम लोग बायोडीजल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलासिस जो हमारे लिए एक वेस्ट कचरा था, उसको हम लोग आज इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे गाय भैंस वगैरह का जो डक रहता है उसको हम लोग आज बायो सीएनजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर वेस्ट के ऑप्शन जो है आज की डेट में हमारे लिए वो एज ए फ्यूल बन चुका है। तो कल की डेट में जो वेस्टेज था वो आज वेस्ट हमारे लिए सोना बन चुका है। जैसे ग्रेन वेस्ट भी बहुत सारा हमारे देश के अंदर जो निकलता है वो हर साल बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर वेस्टेज हो जाता है, गोदामों के अंदर सड़ जाता है। तो वो सड़ा हुआ ग्रेन जो है वो भी आज हमारे लिए सोना बन चुका है। उससे हम लोग इथेनॉल बनाते, इथेनॉल से गाड़ियाँ चलाते। तो इसका ट्रेंड जो है सर वो बहुत अग्रेसिवली इंडिया आगे बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से अगर इसी तरीके से आगे बढ़ा तो हम वर्ल्ड के अंदर एक लीडरशिप भी कर सकते हैं इस फ्यूल सेक्टर के अंदर। आज की डेट में हम लोग फ्यूल के लिए देखते हैं कि भाई यूएई कंट्रीज़ है, सऊदी अरबिया है, ईरान है, इराक है। तो यहाँ पर क्या तेल के कुएँ हैं? हमारे पास ऐसे तेल के कुएँ तो नहीं है यहाँ पर। तो अगर हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसका इस्तेमाल करके अगर फ्यूल के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आने वाले टाइम के अंदर भी अल्टरनेट फ्यूल एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पैसा जो देश से जाता है वो इंपोर्ट करने के अंदर जाता है और हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो उसमें सबसे बड़ी क्वांटिटी जो है वो फ्यूल है। क्योंकि डे बाय डे हम लोग फ्यूल का ही इस्तेमाल करते हैं। हम आज यहाँ से आप जैसे आप बाहर निकलेंगे अपना फ्यूल कंजप्शन चालू, फ्यूल कंजप्शन कहीं पर भी रुक नहीं रहा है। आपने तेल के कुओं की बात की, तेल का कुआं तो यहाँ है नहीं, तो हम तेल आयात करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रही है। हाँ जी। तो ऐसे में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब बाजारों में फैल रही है, ऐसे में बायोफ्यूल्स की कितनी संभावना है, कितनी चुनौतियां हैं और भविष्य को लेकर क्या इसके लिए प्लानिंग है? ईवी जो है सर वो भी है एक हमारे लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन है। जैसे हम लोग फ्यूल का कंजप्शन की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर हमने पेट्रोल डीजल का कंजप्शन कर करके इलेक्ट्रिक के ऊपर कन्वर्ट हुए, वो भी एक हमारे लिए अल्टरनेट हो गया। लेकिन जो बायोफ्यूल जो है वो ऐसी प्रोडक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए हम कहीं पर भी पॉल्यूशन नहीं करते। वहाँ पर बायोफ्यूल प्लांट जो है वो भी पॉल्यूशन फ्री है। बायोफ्यूल प्रोडक्ट जो है वो जब उसका वेस्टेज जो निकलता है वो भी कहीं ना कहीं कैटल फीड के अंदर जाता है, कहीं ना कहीं वो किसी और चीज़ों के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ हो जाता है, कहीं ना कहीं वो ज़मीन को फलद्रुप करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो भी नॉन एडिबल ऑयल्स वगैरह जो इस्तेमाल हो रहे मार्केट के अंदर, नॉन एडिबल ऑयल की भी मात्रा बहुत ज़्यादा है, एसिड ऑयल्स वगैरह जो है मार्केट के अंदर, तो वो एसिड ऑयल कहीं ना कहीं वो वेस्टेज था। उन लोगों के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो वेस्टेज बन चुका था वो मटेरियल आज की डेट में बायोडीजल कंपनियां जो उनको खरीदते हैं और उनसे बायोडीजल प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट के अंदर अच्छे दाम से बेच रहे। तो एक विन विन सिचुएशन के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है।
गवर्नमेंट भी यहाँ पर बायोडीजल, इथेनॉल और सीएनजी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। वो भी उनके टेंडर्स जो है वो कंटिन्यूस चालू होते हैं कि भाई इतना प्रोक्योरमेंट है, ह्यूज क्वांटिटी में लाखों करोड़ों लीटर के अंदर उनको प्रोक्योरमेंट करना है। लेकिन इंडिया की अभी कंडीशन फिलहाल ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो लेस देन 1%। अभी हम लोग 1% से ऊपर भी नहीं गए जितना हमारा प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट है सर। बिल्कुल, इस दिशा में आप लोग काम भी कर रहे हैं। बायोटेक्सिस किस तरह से इस पर काम कर रही है, और देश में अगर बात करें तो देश को लेकर क्या रणनीति है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या उम्मीदें आप लोग को है ताकि आप लोग को सपोर्ट मिले इसके ग्रोथ में? श्योर, डेफिनेटली सर। बायोटेक्सिस का विज़न रहा है सर, हम लोग देश की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं। देश के अंदर जॉब का क्रिएशन हो, बिजनेस का डेवलपमेंट हो, और जो लोग आज की डेट में हम लोग सोचते हैं कि हम कहीं यूएसए जाकर सेटल हो या यूके जाकर सेटल हो, आउट ऑफ कंट्री के लिए जब हम सोचते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी सारे रीज़न है क्योंकि हम वहाँ पर क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो वही अपॉर्चुनिटी आज की डेट में इंडिया के अंदर है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को देखेंगे तो हमको पता चलेगा। बायोटेक्सिस का ये विज़न रहा है कि हम लोग बायोफ्यूल सेक्टर के अंदर इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करें, वर्ल्ड के अंदर इसकी डिमांड हो। हम लोग एज ए प्लांट मैन्युफैक्चरर है, तो हम लोग प्लांट के अंदर वो टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं जो कभी जर्मन और जापान की और चाइना की वैल्यू थी, वो आज की डेट में इंडिया की वैल्यू है। कि हमारे प्लांट जो है वो इतने सस्ते हैं कंपेयर टू चाइना ऑल्सो, कि चाइना से जो लोग प्लांट लेना चाहे तो उससे बेटर है कि भाई इंडिया से ले, क्योंकि वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें दो। जर्मन के अंदर भी लोग आ रहे हैं कि भाई इंडियन टेक्नोलॉजी लेकर आओ। जापान से लोग आते हैं कि हमको आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ की दो, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी है कि बहुत ईजी है और एफोर्डेबल है, कोई भी एफर्ट कर सकता है। और एमएसएमई इसको अच्छे से अगर एफर्ट कर सकता है तो वो बिजनेस ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर क्या रणनीति है कि बाहर से लोग आपसे बायोफ्यूल लें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे इसको लेकर? सर, इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत सारा रोल निभाती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो थोड़ी यूज़र फ्रेंडली अगर हो तो एमएसएमई बिजनेस करने के लिए लोगों को थोड़ी आसानी हो सकती है। आज की डेट में हमारे विंडोज़ जो है ना वो मल्टीपल, एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम मल्टीपल विंडोज़ पे हमें जाना पड़ता है। तो अगर वो सिंगल विंडो सॉल्यूशन अगर हो तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, आज की डेट में जिस तरीके से गवर्नमेंट के टेंडर आ रहे हैं, उस टेंडर को फिलअप करने के अंदर टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो टेंडर आ रहे हैं उसकी कैपेसिटी हम लोग पूरी कर दे रहे हैं। तो अभी जो नया एंटरप्रेन्योर जो आएगा, नया एमएसएमई जो एंटर होगा इस बिजनेस के अंदर, तो उसको थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी। उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि अगर इनके टेंडर अभी कंप्लीट फिलफुल हो जा रहे हैं तो अब नया तो ये लोग मतलब परचेस करेंगे नहीं। अगर नया परचेस करेंगे नहीं तो हम लोग बेचेंगे कहाँ पर, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट कंपनी को जाता है। तो ओएमसी के टेंडर, आज की डेट में मैं गुजरात से हूँ, तो गुजरात की अभी कंडीशन ये है कि गुजरात की जो टोटल कैपेसिटी है उससे कहीं गुना ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट हमने लगा दिए हैं कि वहाँ का प्रोडक्शन जो है हमें कहीं और बेचना पड़ रहा है। कोई राजस्थान में बेच रहा है, महाराष्ट्र में बेच रहा है, एमपी में बेच रहा है, ओडिशा तक हम लोगों को भेजना पड़ रहा है 1000 किलोमीटर तक दूर, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन गुजरात के अंदर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है कि क्वांटिटी जो रिक्वायर है उससे कहीं गुना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका कि भाई गुजरात की कैपेसिटी जो प्रोक्योरमेंट करने की थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कहाँ पर बेचेंगे। तो गुजरात का एमएसएमई जो है वो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ पर। तो अगर ऐसी कोई रणनीति आए कि जहाँ पर जितना प्रोडक्शन हो, जितने प्लांट डेवलप हो, तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट अगर प्रोक्योरमेंट करना चाहे और उसके मुताबिक वहाँ से प्रोक्योरमेंट कर ले तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और हर एक स्टेट के अंदर ये डेवलपमेंट आ सकता है। चलिए, आप अपने मकसद में कामयाब हो। और आज यूज दशा की तरफ से रोड सेफ्टी पर एक कॉन्क्लेव था, इस पर क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, ये आपका जो कंसेप्ट जो है रोड रक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने लिया था आज। और मेरे हिसाब से ऐसे मुद्दे जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना बहुत कम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया के अंदर जैसे काम कर रहे हैं, तो मीडिया भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि मीडिया ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें बहुत प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव चीज़ें बचाता है। लेकिन जब इसकी बात आ रही है यहाँ पर, तो आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से इस तरीके का इवेंट होना, लोगों के अंदर जागृति पैदा करने वाले लोग बहुत कम है। तो मैं आपको तो सहे दिल से सलाम करता हूँ कि आपने इतने अच्छे काम किए, और जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर जी भी जो काम कर रहे हैं
और उनका भी जो विज़न रहा है, मिशन रहा है सेफ्टी को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर, तो उसमें आपका भी सहयोग हो और हमारी तरफ से जितना सहयोग चाहिए वो हम भी करने के लिए तैयार हैं।